Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। ऑलराइट बच्चों, तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अपने को दिया है इस सवाल में कि इन्होंने तो पहले तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है एक हेक्सागन का, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक हेक्सागन में क्या होता है कि 6 वर्टिसेस होते हैं और उन 6 वर्टिसेस पर उन्होंने क्या रख दिया है, m मासेस ईच, है ना। इस तरीके से m मास जो है वो 6 वर्टिसेस पर है। अब जो है इन्होंने इसका एग्जाम्पल लेके बोला है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर 6 वर्टाइसेस है, उसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस होते तो क्या होता। तो उस केस में आपको बताना है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, उसके साथ क्या होगा अगर आप सिर्फ ये कंसिडर करें कि यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिया है ना सवाल में, ये बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि अगर n की वैल्यू अगर 6 होती तो वो दिखता कैसा। क्लियर है ये बात। तो देखिए जैसा सवाल में पूछा है पहले पार्ट में कि हाउ मच टाइम elapses बिफोर द बॉडीज कोलाइड। तो अब जो है यहाँ पर हमारे को ये समझना होगा कि मोशन कैसा हो रहा है और यहाँ पर कोलिजन क्यों हो रहा है। जैसे कि आप किसी भी एक बॉडी को ले लीजिए ना, किसी भी एक पार्टिकल को ले लीजिए, तो आप देखेंगे सिमेट्री से कि वो किस डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स लग रहा है। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि उस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे कह सकते हैं हम लोग ऐसा, बिल्कुल सिमेट्री से कह सकते हैं। जैसे कि इस वाले पार्टिकल के लिए ये दोनों मासेस बिल्कुल आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं, तो लेफ्ट और राइट में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। उसी तरीके से लेफ्ट और राइट में अगेन ये दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, और ये तो बिल्कुल सीधी जा रही है, उस लाइन पर रही है। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि इस पार्टिकल के लिए अगर मैं दो हाफ डिसाइड कर लूं, लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट और ये राइट बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर इस पार्टिकल का मोशन हो सकता है तो किस डायरेक्शन में हो सकता है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली ये जो बीच वाली लाइन है उसके अलोंग, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये तो मैंने इवन के बारे में भी बता दिया। ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो भी यही कहानी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू 3 है ना, तो भी आप देख पा रहे हैं कि उस केस में क्या होगा। उस केस में ये वाला पार्टिकल जिस फोर्स से खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल जिस फोर्स से खींच रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ही आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, अगर वो सिमेट्रिकली रखे हो, तो जो कोई भी एक पार्टिकल अगर मैं ले लूं तो उसका मोशन किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, जब हमें ये पता चल ही गया कि सारे के सारे पार्टिकल किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं, दे आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर हमें समझ में आ गया कि वो पॉइंट है जहां पर कोलिजन होने वाला है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इस n इक्वल टू 6 वाले डायग्राम को भूल करके किसी भी n गॉन, है ना, n गॉन के बारे में बात करते हैं कि किसी भी n गॉन में किसी भी पार्टिकल को अगर मैं ले लूं तो उस पर नेट फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली कितना आ रहा है, चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिसाइड करा, हमने ये सीखा फ्रॉम द सिमेट्री ओनली कि वी कैन इजीली से दैट द बॉडीज विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एनगॉन विद द सेम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाई आई एम सेइंग कि एवरी पार्टिकल विल हैव द सेम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज आई कैन सी कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर क्वाइट सिमेट्रिक। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक का एक्सेलरेशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज आई कैन वेरी इजीली से दैट द एक्सेलरेशंस ऑफ each and every particle will remain the same। और जिसके कारण मुझे ये भी फील आ रहा है कि ये जो n गॉन है ये हमेशा n गॉन ही रहेगा, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगा, साइज धीरे धीरे श्रिंक करता जाएगा, पर जिस तरीके से सारे के सारे पार्टिकल्स थे वो वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, अगर एक स्क्वायर था तो हमेशा स्क्वायर रहेगा, बस उसका क्या होगा, उसका जो सेपरेशन है ना, सारे पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो चलिए मैंने एक सिंपल एन गॉन बनाने की कोशिश की यहाँ पर, और मुझे पता है कि ओवरऑल एंगल कितना होता है यहाँ पर सेंटर के चारों तरफ अगर देख ले तो ओवरऑल एंगल 2 पाई होता है, और ये एन साइडेड गॉन है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई अपॉन एन। समझ पा रहे हैं बात का। तो अब हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं ये जो एन गॉन ले रहा हूं, है ना, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो किसी भी एक पार्टिकल को मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को सिलेक्ट कर लिया, तो अब इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर मुझे देखना है कि सबके कारण कितना फोर्स लग रहा है।
ये तो मुझे पता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब मैं सिमेट्री से क्या बोलूंगा कि कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए इसका नेबरिंग पार्टिकल मुझे पता है कि वो इस पर फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर फोर्स का मुझे कौन सा कंपोनेंट रखना है, वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स इस पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उन सब का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ओनली अलोंग द सेंटर। तो चलिए ये देखने के लिए कि फोर्स नेट किस तरीके से और कितना आएगा, मान लीजिए ये मैंने nth पार्टिकल चुना है ना। अगर मैं nth पार्टिकल चुन रहा हूं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो नियरेस्ट नेबर है ना, वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स अट्रैक्टिव है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन, अच्छा मुझे पता है कि ये जो रेडियल डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो यहाँ वाली डिस्टेंस को मैं कितना बोल दूंगा, ये वाली डिस्टेंस को मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय एन, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा पाई बाय एन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर इस तरीके से जाता है, वो सिमेट्रिकली या कॉन्ग्रुएंसी भी दिखा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला एंगल पाई बाय एन है ना, ये वाला एंगल पाई बाय एन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाय टू माइनस 90 माइनस, एक तरीके से मुझे लिख देना चाहिए पाई बाय एन, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये वाली डिस्टेंस की बात करूं, है ना, इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, तो कितनी लिखूंगा मैं लिखूंगा आर कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय एन, मतलब आर साइन पाई बाय एन, वो तो आधा हो गया, उसका भी डबल करना होगा इंटू टू, और इसका क्या करना होगा, मुझे होल स्क्वायर करना होगा। ये तो आया एग्जैक्टली वो फोर्स जो बगल वाला पार्टिकल इस पर लगा रहा है, लेकिन मुझे इस एफ का, कौन सा एफ, टू आर साइन पाई बाय एन, इस फोर्स का भी मुझे क्या करना है, इस, सॉरी ये तो दूरी थी है ना, तो यहाँ पर फोर्स क्या लिखना चाहिए मुझे, फोर्स मुझे लिखना चाहिए, जस्ट अ मिनट, फोर्स आ जाएगा यहाँ पर जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर साइन पाई बाय एन, इसका भी होल स्क्वायर। ये तो टोटल फोर्स आ गया जो ये इस पर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल है। इसका मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट बोल दूं टुवर्ड्स ओ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे कॉस कंपोनेंट लेना होगा ना, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय एन, जो कि कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय एन। तो मुझे ये दिख रहा है कि नियरेस्ट नेबर के कारण, है ना, नियरेस्ट नेबर के कारण फोर्स टुवर्ड्स द ओ कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सही है यहाँ तक, जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आगे हमें क्या लिखना चाहिए, आगे लिखना चाहिए वन अपॉन, है ना, वन अपॉन ये कितना आ जाएगा, टू टू ज़ फोर हो जाएगा, साइन पाई बाय एन से एक साइन पाई बाय एन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर साइन पाई बाय एन। समझ पा रहे हैं आप बात? तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर नियरेस्ट नेबर के कारण चेक किया। अब हमें चेक करना होगा कि नेबर के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चों नेबर के कारण मैं देखूं कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को देखने के लिए अब मुझे इस नए आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखना होगा, जिसमें ये लेंथ भी आर है और ऑब्वियसली ये लेंथ भी आर होगी। तो अब देखिए ये जो फोर्स है एफ, वो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। एफ बराबर आ जाएगा जी एम स्क्वायर, जी एम वन एम टू, जिसके कारण एम वन और एम टू सेम है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन, ये रेड वाली लाइन की दूरी अब निकालनी है अपने को, है ना। तो रेड वाली लाइन की दूरी निकालने के लिए क्या करें, आप ऐसे देखिए कि अब तो यहाँ पर ये जो एंगल आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया, पहले कितना था, पहले था टू पाई बाय एन, इतना ही था। तो अब ये तो दो दो ऐसे पार्ट को कवर कर रहा है, तो इसको इंटू टू करना होगा। तो बेसिकली ये फोर पाई बाय एन एंगल हो गया, है ना, फोर पाई बाय एन अगर एंगल हो गया, तो पिछले बार आपको याद होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन कितना आया था, वो आया था एफ ओ बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन ऑफ
4 भी था, 4 साइन पाई बाय एन आया था, राइट। तो इस बार कितना आ जाएगा, इस बार बस अपने को पाई बाय एन की जगह क्या कर देना होगा, पाई बाय एन की जगह कर देना होगा इसे 2 पाई बाय एन। बिल्कुल सिमेट्रिक है डायग्राम, बस चेंज क्या आया है, चेंज आया है सिर्फ ये, हमारे को समझ में आ रहा है कि चेंज सिर्फ आया है, पाई बाय एन की जगह ये क्या हो गया, ये उसका डबल हो गया, है ना। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 4 साइन 2 पाई बाय एन। क्लियर है बात। और ऐसे ही करते करते मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूज जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली बढ़ती चली जाएंगी, मतलब चेंज होती चली जाएंगी। तो अब मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मुझे बताइए कि मैंने देखा था कि जो नियरेस्ट नेबर है उसके कारण आ रहा था जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 साइन पाई बाय एन। उसके बगल वाले नेबर के कारण मैंने देखा तो आया जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 साइन 2 पाई बाय एन। तो अगर मैं ऐसे सारे के सारे नेबर्स के फोर्सेस को ऐड करना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा। अब मुझे समेशन करना होगा इन सारी चीजों का, तो मैं समेशन के अंदर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 4 साइन ऑफ, क्या लिख दें यहाँ पर, पाई के बाय एन, है ना, सच दैट कि यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। जैसे सबसे पहले के की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, n-1 तक, क्योंकि ओवरऑल पार्टिकल्स कितने हैं जिसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, खुद के कारण तो खुद पर फोर्स नहीं लगेगा ना, इसीलिए k इक्वल टू 1 से सिलसिला चालू होगा और कब तक जाएगा, n-1 तक। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल फोर्स है ना, ओवरऑल फोर्स जो आएगा किसी पार्टिकल पर बिकॉज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, वो आएगा जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर समेशन ऑफ 1 अपॉन 4 साइन पाई के अपॉन एन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे एफ ओ, या इसको और अगर बेटर तरीके से लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर आ गया, है ना। मैंने एफ ओ को इसलिए मिटा दिया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किसका फंक्शन आ रहा है, ये फोर्स आर का फंक्शन आ रहा है। तो ये क्या है, दिस फोर्स इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द gravitational forces exerted by all the other bodies, or more precisely of those components of these forces which are directed towards the center, है ना। तो सारे के सारे फोर्सेस के उन कंपोनेंट्स को हमने लिया और ऐड कर दिया जो किस तरफ डायरेक्टेड था, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन मुझे एक बड़ी मजेदार चीज यहाँ दिख रही है, आइए आपको भी दिखाता हूँ। अगर मैं एफ आर को कुछ इस तरीके से लिखूं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एम देखिए कांस्टेंट है ना, किसी एक पार्टिकल का मास तो वेरिएबल हो नहीं सकता है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ m/4 समेशन ऑफ 1 अपॉन, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस लिखने का तरीका बदल रहा हूँ, पाई के अपॉन n, और यहाँ पर लिमिट वापस से वही रख दूंगा मैं, जैसे k बराबर 1 से चालू हुआ था और कहां तक गया था, n-1 तक। तो अगर आप इस पूरे पोर्शन को, है ना, इस पूरे पोर्शन को अगर आप चलिए कुछ नाम दे दें, है ना, लेट अस से कि मैं इसे नाम दे दे रहा हूं कैपिटल एम एन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसा अब दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर में यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पर भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एफ आर है ये किस तरीके का अब अपीयर हो रहा है, एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर जो मुझे अपीयर हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम एन अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पार्टिकल स्मॉल एम वहीं पर है, लेकिन सेंटर पर कोई एक मास रखा है जिसका मास है एम एन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो अगर इतना झंझट नहीं होता, इतने सारे पार्टिकल्स नहीं होते और सिर्फ एक पार्टिकल होता, है ना, जिसके मास को मैं कितना कह सकता था, एम एन, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया है कि एम एन मैं किसे मान रहा हूं, तो भी स्मॉल एम को कोई दिक्कत नहीं थी, वो बोलता ठीक है ना, इतने सारे फोर्सेस मिलकर के जो काम कर रहे हो अकेले यही कर रहा है, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस एंटायर सेटअप except one particular mass can be replaced by a single particle kept at the center, such that कि मैं यहाँ पर कैपिटल एम एन को क्या कह दूं, मैं कैपिटल एम एन को कह दूंगा स्मॉल एम अपॉन 4 समेशन ऑफ कहां से कहां तक, k बराबर 1 से और कब तक की जाएगा, n-1 तक, और यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ पाई के अपॉन n, है ना, यहां तक जाएगा ये। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि the force which was made up of all the gravitational forces exerted by all the other bodies, it is actually identical to the
gravitational attraction of a fixed body situated at the center and of mass mn। करेक्ट है ये। तो अब जो है mn की वैल्यू अलग अलग केसेस में निकाली जा सकती है, जैसे कि m2। अगर m2 निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? M2 देखिए मैं पहले आपको नॉर्मल तरीके से निकाल के दिखाता हूं, जैसे स्मॉल m होता और यहां पर स्मॉल m होता और यहां पर दूरी इन दोनों के बीच में 2r होती, राइट। तो फोर्स कितना लगाते हैं एक दूसरे पर? जी एम स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर। तो इसको फिर से मैं कैसे बोल देता? जी एम है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m बाय 4। और यही मेरा किसका रूल प्ले करता? एम एन का। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती? 2 होती। तो m2 मैं बोल सकता हूँ कि कितना हो जाएगा? 0.25 m। और ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा। ये फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला अगर लगाएं तो m बाय 4 है ना, और यहाँ पर अपने को क्या करना होगा? समेशन करना होगा। तो चलिए लिख देते हैं समेशन कहां से कहां तक? k बराबर 1 से, इस बार n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इस बार n बराबर कहां तक जाना है मुझे? 2 माइनस 1, 1 तक ही जाना है। अच्छा, मतलब इस बार एक ही टर्म आएगा और वो टर्म क्या होगा? 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय n, क्योंकि k की वैल्यू इस बार कितनी है? 1 है। तो यहां से कितना आ गया? m बाय 4, और ये जो टर्म है साइन पाई बाय n है ना, तो यहां पर n की वैल्यू मुझे पता है कि कितनी रखनी है? 2 रखनी है। तो 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ये तो m बाय 4 ही हो जाएगा, जो कि 0.25 m है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आपको m2 निकालना है। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अपने को दो और चीजें निकालनी थी, तो अगर मैं m4 निकालू है ना सवाल में, जैसे आपको m4 निकालने भी कहा था, सॉरी सवाल में अपने को m3 निकालने को, मतलब कि जब n इक्वल टू 3 है ना, उस केस को सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी बेसिकली m3 की। तो चलिए m3 भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर m बाय 4 समेशन ऑफ k बराबर 1 से कहां तक जाएंगे? इस बार k बराबर 1 से जाएंगे हम लोग n माइनस 1 तक, और n इस बार 3 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या टर्म आ जाएगा? साइन ऑफ पाई के बाय 3, राइट। तो अब चलिए एक एक करके k की वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं ना। तो यहां पर से क्या आ जाएगा? m बाय 4 समेशन ऑफ, चलिए समेशन हटा देते हैं, उन दोनों टर्म्स को खोल करके लिख ही देंगे यहाँ पर। तो ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन साइन ऑफ k की वैल्यू 1 रख देंगे तो साइन पाई बाय 3, प्लस अगले बार क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन ऑफ 2 पाई बाय 3, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा? m बाय 4, और यहां पर कितना आ गया? साइन पाई बाय 3। साइन ये कितना हो जाता है? साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री हो जाता है ना, मतलब कि ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1 अपॉन साइन 2 पाई बाय 3। तो साइन 2 पाई बाय 3 भी तो इतना ही होता है, √3/2। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 2/√3। तो हमारे पास m3 की वैल्यू कितनी आ गई? m3 की वैल्यू आ गई m बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 2/√3। तो ये कितना आ गया? m बाय √3। तो इसकी वैल्यू जो है लगभग लगभग 0.58 आ जाती है ना। इसी तरीके से हम लोग m10 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को 10, जब n की वैल्यू 10 होगी उस केस को भी डिस्कस करना था। तो अगर आप m10 की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 3.86 m के बराबर आ जाएगी। तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक बार रिवीजन करा दूं, n बराबर 2 के लिए अपने को m2 कितना आ गया? अपने को आ गया था m2 0.25 m, m3 कितना आ गया? 0.58 m, और m10 कितना आ गया? 3.86 m। ऑल राइट बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने क्या सीख लिया कि अगर मैं इस पूरे के पूरे एन गॉन को हटा करके, है ना, सिर्फ जिस एक पर्टिकुलर पार्टिकल को मैं देखना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी nth पार्टिकल को देख रहा हूँ जिसका मास स्मॉल m है, मुझे देखना था कि वो स्मॉल m जो है कितने देर में सेंटर पर आता है। तो अगर मैं पूरे के पूरे डायग्राम को रिप्लेस कर दूं किससे? एक कैपिटल mn एट द सेंटर से और एक स्मॉल m जो अपने वर्टेक्स पर एज इट इज है। तो भी मैंने क्या पाया कि स्मॉल m एग्जैक्टली उतना ही फोर्स फील कर रहा है जितना फोर्स वो फील करता अगर ये जो बाकी सारे पार्टिकल्स है वो कहां पर होते? अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर होते, इंस्टेड ऑफ एट द सेंटर। तो हम लोगों को अब बड़ा ही सिंपल डायग्राम दिख रहा है।
और दिख रहा है कि कैपिटल एम एन यहाँ पर रुका हुआ है और ये जो स्मॉल एम है ये इसकी तरफ आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और बच्चों मैंने आपकी मदद के लिए कैपिटल एम एन की वैल्यू भी निकाल के रख दी है अलग अलग केसेस में, जैसे M2, M3 और M10 अपने से सवाल में पूछा गया था, तो मैंने वो सारी वैल्यूज भी आपके लिए निकाल करके रख दी है। तो चलिए अब सोचते हैं कि कैसे निकाला जाए कि ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी स्मॉल एम कितनी देर में कैपिटल एम एन के पास आएगा। देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैं सहारा लेने वाला हूं टाइम निकालने का फॉर द पार्टिकल स्मॉल एम टू रीच द सेंटर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशन। देखिए वहां पर हम लोग क्या बोलते थे कि मान लीजिए कि ये कैपिटल एम एन रुका हुआ है ना, और स्मॉल एम को मैंने थोड़ी स्पीड दी, तो वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, इस तरीके से ट्रेवल करता है सच दैट कि वो रास्ता एलिप्टिकल हो और उस एलिप्स का एक फोकस क्या हो, एम एन हो, है ना। और उस केस में भी आपको पता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीड देता था जैसे √GM/r, तो उस केस में वो सर्कुलर मोशन करता था। अगर मैं उससे कम स्पीड देता था तो वो ऐसे एलिप्स में घूमता था जिसमें इनिशियल पोजीशन के पास में जो फोकस है वहां पर कैपिटल एम रहता था, और अगर मैं स्पीड बढ़ा देता था और भी ज्यादा तो ऐसा कुछ रास्ता दिखने लगता था जिसमें ये जो कैपिटल एम एन है उसकी प्लेसिंग कहां पर है, फार्दर फोकस पर है ना। तो ये सारी चीजें अपने को याद है। तो उस केस में हम लोगों को याद है टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल टू आता था अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, A³ के। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रास्ता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रास्ता है, सेमी मेजर एक्सिस कितनी बड़ी बन रही है, उसके हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू बताते थे। तो उसी का एक बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि अगर मैं स्मॉल एम को बहुत ही कम स्पीड दूं तो ये ऑलमोस्ट सीधे रास्ते में जाएगा एम एन के पास, और अगर मैं जरा सा भी स्पीड ज्यादा दे दूं तो ऐसा लगेगा कि वो कैपिटल एम एन के पास गया और जस्ट यहीं से घूम करके आ गया, है ना। तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं स्मॉल एम को जैसा सवाल में दिया है, कोई इनिशियल स्पीड तो दी नहीं है, तो मैं जो ये स्ट्रेट लाइन रास्ता है ना इसको कैसे ट्रीट करने वाला हूं, एक ऐसे इलेप्टिकल पाथ की तरह जो सीधा गया जिसमें वो और सीधा आ भी गया, ऑल्दो आएगा नहीं, वो तो इमेजिनरी केस में ले रहा हूं कि कैसे सवाल को सॉल्व करें। तो जितना टाइम पीरियड इस एलिप्स को ट्रैवल करने का होगा, कौन से एलिप्स को, बिल्कुल फ्लैटेंड एलिप्स को जिसमें ये कैपिटल एम के पास गया और जस्ट वापस आ गया, उसका आधा टाइम मैं बोल दूंगा सिमेट्री से कि क्या हो गया, स्मॉल एम को कैपिटल एम एन के पास जाने में लगेगा। तो आई होप कि आप मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो समझ पा रहे हैं। तो देखिए मैंने वो एलिप्स बनाने की भी कोशिश करी है जो ऑलमोस्ट कैसा हो गया, ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैटेंड, सीवियरली फ्लैटेंड हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट एलिप्टिकल ऑर्बिट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस एलिप्टिकल रास्ते का सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, r/2, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो एलिप्स है, और हमें समझ में आ रहा है कि जो दोनों फोकस है वो दोनों एकदम एक्सट्रीम पर आ गए, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ r है, तो आधी दैट इज सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग r/2 अगर स्मॉल ए होगा तो उस केस में टाइम पीरियड जो भी आएगा उसका आधा हमारा आंसर होगा, है ना। लेकिन अपने को तो प्रोपोर्शनैलिटी पता है, तो अब आंसर कैसे निकाले, आइए वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए स्मॉल एम यहाँ पर है और एम एन जो है यहाँ पर है। अब मैं इस स्मॉल एम को अगर एग्जैक्टली एक ऐसी स्पीड दूं सच दैट कि वो सर्कुलर पाथ में जाए, है ना, विथ एम एन एट द सेंटर, अगर वो सर्कुलर पाथ में जाए तो आपको याद होगा कि v कितना चाहिए होता है, √GMN/R। अगर मैं एग्जैक्टली इतनी स्पीड दूंगा तो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा। आपको याद होगा अगर मैं √2GM/R देता तो क्या होता, तो उस केस में ये एस्केप कर जाता। तो उसी समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर √GMN/R देंगे तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस में टाइम पीरियड कितना आएगा और सेमी मेजर एक्सिस कितना आएगा, आप बता सकते हैं क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल जो है अब इस पर्टिकुलर रास्ते में जा रहा है, और इस केस में हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है कि जो सेमी मेजर एक्सिस होगी और सेमी माइनर एक्सिस होगी, इनफैक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, और दोनों की रेडियस कितने के बराबर हो जाती है, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो इस बार जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर, राइट। तो चलिए मैं इस बार आपके लिए टाइम पीरियड निकाल देता हूं। टाइम पीरियड इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है,
डिवाइडेड बाय किस स्पीड से हमेशा ट्रेवल करा, gmn अपॉन r। तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gmn, है ना। तो यहां से अपने पास टाइम पीरियड आ गया इस पर्टिकुलर केस का। और अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम लोग बोल देंगे टीई मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में टाइम पीरियड अपॉन टीसी, इसका स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिप्स के केस में सेमी मेजर एक्सिस कितना आया था, एलिप्स के केस में सेमी मेजर एक्सिस आया था r/2 और सर्कुलर के केस में सेमी मेजर एक्सिस आया था r। तो इसकी पावर 3 जैसा कि केपलर का लॉ कहता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा टीई आ जाएगा, राइट। चलिए तो पहले टीई निकालने की कोशिश करते हैं। टीई कितना हो जाएगा, टीसी, टीई का स्क्वायर अगर निकालें तो टीसी का स्क्वायर पहले देख लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम एन। और ये राइट हैंड साइड वाला टर्म कितना बन गया, ये तो बन गया 1/8, है ना। तो अपने पास टीई का स्क्वायर आ गया, तो यहां से टीई भी निकाल सकते हैं। टीई कितना बोलते हैं, टीई हो जाएगा इस पूरे का अंडर द रूट। तो कितना आ गया ये, चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पाई तो बाहर आ जाएगा, है ना, पाई बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा पाई अंडर द रूट ऑफ, कितना बन गया ये, अंदर रह जाएगा ये 4 2, है ना। तो ये तो नीचे 2 आ गया, तो ये कितना बन गया, आर क्यूब अपॉन जी एम एन और एक 2 भी बच गया ना। तो अपने पास टीई आ गया। अगर टीई आ गया तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आंसर है, जो टी है, वो कितना आ जाएगा, टीई का आधा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 अंडर द रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन 2gmn। और अगर इसे थोड़ा और सुंदर बना के रखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई अंडर द रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन 8gmn, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा ना। तो यहां पर आ गया आर अंडर द रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन 8gmn और बाहर है पाई। अब mn की वैल्यू मैंने आपको अलग अलग केसेस के लिए निकाल करके दे ही दी है, अगर वो आप पुट कर देंगे तो आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर अपने को किसके बारे में डिस्कशन करना है, छोटा सा, जब n की वैल्यू कैसी हो, 1 से बहुत ज्यादा बड़ी हो, है ना, n की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा है। तो उस केस में आप देखिए कि अपने को सवाल में दिया है कि उस पर्टिकुलर केस में आपको सारे के सारे पार्टिकल्स को m तो देना है, लेकिन हर केस में जो टोटल मास होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट बोल दिया गया और उसकी वैल्यू बोल दी गई m0, है ना। तो इसका मतलब कि हर स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल डिपेंड ऑन द n। तो m0 अपॉन n हो जाएगा स्मॉल m की वैल्यू, अगर हम लोग n गॉन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल mn हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो कितना आता है, कैपिटल mn आता है स्मॉल m/4 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1, कहां से कहां तक, n-1 तक, 1 अपॉन साइन पाई k बाय n, राइट। ये हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आया था, 1 अपॉन mn की पावर हाफ, ये भी हम लोगों ने निकाल रखा है। अब बस अपने को ये सोचना है कि mn के साथ क्या हो रहा है। अगर mn बढ़ रहा है तो इसका मतलब टाइम जो है वो कम होगा, अगर mn कम हो रहा है तो टाइम जो है वो ज्यादा होगा विथ चेंज इन n। तो चलिए mn की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। आपको याद होगा mn बराबर स्मॉल m/4 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा आता था, तो स्मॉल m/4, है ना, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल m को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल m0 बाय n से, और 4 तो एज इट इज आ गया। तो यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है, हमें दिख रहा है कि mn जो है वो किस तरीके से n का फंक्शन आ रहा है ना। यहाँ पर हमें दिख रहा है m0 अपॉन 4n समेशन ऑफ कोसेक पाई k अपॉन n आ रहा है ये। तो हमें ये पता है कि अगर mn n के साथ बढ़ेगा तो टाइम टेकन क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली अपने को फिगर आउट करना है कि mn जो है इज mn इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन n और नॉट, है ना। बेसिकली अपने को ये निकालना है, अगर mn जो है वो बढ़ेगा n के इंक्रीमेंट के साथ तो हम लोग बोल देंगे कि भाई टाइम जो है वो क्या होगा, कम लगेगा विथ इंक्रीज इन n, एंड वाइस वर्सा।
तो चलिए इस फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या है? mn इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 4n समेशन ऑफ कोसेक पाई के अपॉन n है ना। तो चलिए अगर इसे ओपन करने की कोशिश करूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोसेक पाई अपॉन n प्लस कोसेक के की वैल्यू अगली आ जाएगी 2, तो 2 पाई अपॉन n एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वैल्यू जाएगी और अपने को ये दिया हुआ है कि n इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो यहां से mn कितना आ जाएगा? mn आ जाएगा m नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी m नॉट अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय, इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा कोसेक पाई बाय n अपॉन n प्लस कोसेक 2 पाई बाय n अपॉन n एंड सो ऑन, ऐसे में बढ़ता जा रहा है ना। अब यहां पर ये देखिए कि n चूंकि बहुत बड़ा है ना, n इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर हो जाता है 1 इफ थीटा इज वेरी लेस। ये हम लोग जानते हैं। तो इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो mn बराबर कितना आ जाएगा? आइए देखते हैं पहले दो टर्म्स को। m नॉट अपॉन 4 कोसेक पाई बाय n को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय n, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, है ना। तो अगला टर्म भी लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन ऑफ 2 पाई बाय n, और अगला टर्म आ जाएगा यहाँ पर n एंड सो ऑन। तो चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? m नॉट अपॉन 4, अब इसके बाद 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय n, ये तो ऑलरेडी है, साथ ही साथ एक n भी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं पाई बाय n अपॉन पाई। क्यों ऐसा मैंने कर दिया? ऐसा करने से आप देखिए ये थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म्स में आ गया, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। सही है। अगले टर्म को देखते हैं। अगले टर्म में मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ, साइन ऑफ 2 पाई बाय n ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर 2 पाई लिख देता हूँ अपॉन n, यहाँ पर एक n था ही, 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई से मुझे डिवाइड भी करना होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद अब देखिए यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि ये वाला टर्म क्या बन जा रहा है? ये टर्म बन जा रहा है 1, तो दिस टर्म टेंडिंग टू 1, दिस टर्म टेंडिंग टू 1। तो बेसिकली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? m नॉट अपॉन 4 1 प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2 पाई। फिर अगला टर्म मुझे इसी तरीके से समझ में आ रहा है, चूंकि ये 2 पाई बाय n की जगह 3 पाई बाय n हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 पाई एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं यहाँ पर m नॉट बाय 4 पाई इसको कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 3 एंड सो ऑन, राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि mn की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो अब ये देखिए कि सारे के सारे टर्म जो है यहाँ पर पॉजिटिव है ना। तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा टर्म यहाँ पर आएंगे। ऑल्दो n ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि जितना ज्यादा n होगा उतने ज्यादा यहाँ पर टर्म आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? और मुझे ये भी पता है कि इस सीरीज का सम जो है वो जाता है टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब जितना ज्यादा n होगा, अगर n जो है इंफिनिटी को टेंड कर जाए ना, तो ये जो सम है टेंड्स टू इंफिनिटी इफ n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब मुझे दिख रहा है कि n के बढ़ने से, है ना, शुरू में अगर n की वैल्यू कम थी तो समेशन फाइनाइट था, लेकिन जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समेशन भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है और इनफाइनाइट होता जा रहा है। तो n के बढ़ने से टर्म्स और ऐड ही होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एज n इंक्रीजेस mn ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब मुझे क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मुझे चेक करना था कि इज mn इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन n और नॉट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? यस, n के बढ़ने से mn जो है वो बढ़ रहा है, और mn के बढ़ने से टाइम जो है वो कम हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि the more finely a given amount of matter is spread around the circle, the shorter the time it takes for it to collapse under its own gravitational attraction, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम लोग आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल देते जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
कल हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।